वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेनेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर रमाशंकर पांडे, प्रवक्ता एज इंटर कॉलेज मुसाफिर खाना अमेठी। आज क्लास 12 की बायोलॉजी की क्लास में आप सबको जेनेटिक्स से संबंधित कुछ टर्म्स को आज हम क्लियर करेंगे। देखिए, सन 1865 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब आनुवंशिकी पर अपने प्रयोग किए मटर के ऊपर, तो उन्होंने अपने प्रयोग से कुछ निष्कर्ष निकाले। उस समय उनको नहीं पता था कि ये जो आनुवंशिक लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इसका कारण क्या है। लेकिन उन्होंने अंदाज से अपने बताया कि इस चीज़ को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है उसको कारक फैक्टर नाम दिया उन्होंने। आज हम उसको जीन्स के रूप में जानते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को इसीलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उसकी आधारशिला रखी, जिस पर आज इस पर बहुत ही आगे रिसर्च हो रहे हैं और जीनोमिक्स एक लेटेस्ट साइंस के रूप में हो रहा है, एक बहुत ही अप्लाइड साइंस के रूप में हो रहा है। तो हम देखते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की थी और उन्होंने बताया कि इन कारकों के कारण आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। बाद की खोजों से पता चला कि वे कारक, जिनको मेंडल साहब ने कारक कहा था, वास्तव में वे गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम नाम दिया था वार्डियर ने 1888। क्रोम का अर्थ होता है रंग और सोमा का अर्थ होता है बॉडी। न्यूक्लियस में पाई जाने वाली वह बॉडी जो गहरा स्टेन लेती है, उसको उन्होंने गुणसूत्र नाम दिया। अब ये गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। हमेशा शरीर की प्रत्येक कायिक कोशिका में गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जोड़े का मतलब एक ही सेल, प्रत्येक सेल केवल सेक्स सेल में इन गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, हैप्लॉइड होती है। उन्हीं हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को जीनोम कहा जाता है। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को जीनोम कहा जाता है। अब ध्यान दें कि प्रत्येक जीव जाति में, संसार में जितनी भी जीव जातियाँ हैं, चाहे वे पौधे हों चाहे वे जल हों, गुणसूत्रों के कारण उनकी वह विशिष्ट पहचान होती है। जैसे अगर हम मनुष्य हैं तो इसलिए क्योंकि हमारे में मनुष्य का गुणसूत्र है। कोई पौधा आम का पौधा है क्योंकि उसमें आम का गुणसूत्र है। कोई पीपल है तो उसमें पीपल का गुणसूत्र है। तो सभी जीव जातियों में जो उनकी विशेषता होती है वह उनमें पाए जाने वाले गुणसूत्रों के कारण होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या, उनका आकार, उनकी संरचना, ये सब मिला के इसको गुणसूत्र प्ररूप या कैरियोटाइप कहा जाता है। और यह किसी भी जीव जाति का जातीय लक्षण होता है, अर्थात किसी भी जीव जाति में गुणसूत्रों की संख्या एक समान होती है, उनका आकार प्रकार भी एक समान होता है। ये विशेष बात है, यह जातीय लक्षण। तो धीरे धीरे जैसे वैज्ञानिक विकास आगे बढ़ता गया, तो एक बात बहुत सभी सभ्यताओं में, प्राचीन सभ्यताओं में या कन्फर्म नहीं था, लोगों को मालूम नहीं था कि आखिर कैसे। जो सबसे स्पष्ट चीज़ दिखती है जीव जातियों में, जो बड़ी जीव जातियाँ हैं, मेल और फीमेल, सबसे प्रमुख अंतर जिसको हम आसानी से पहचान सकें, जिसके लिए किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, वह लक्षण के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल। अर्थात जिन जीव जातियों में ये दोनों सेक्स अलग अलग पाए जाते हैं, उनके प्रति दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने और आम जनमानस में यह प्रश्न हमेशा से रहा कि यह कैसे निर्धारित होता है, किसी भी जीव जाति का लिंग कैसे निर्धारित होता है। तो आइए आज हम इसी पर चर्चा करें। हमारे भारतीय समाज में इस बात को लेकर काफ़ी विसंगतियाँ रही हैं। पीछे काफ़ी कुछ इस पर आरोप भी लगे हैं, महिलाओं ने खासतौर से महिलाओं पर आरोप लगाए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, विज्ञान क्या कहता है, हम इसको देखेंगे। एक्चुअली
chromosomal theory of sex determination by मैकलन in 1902 1902 में मैकलन साहब ने यह बताया कि लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं। तो ये किस प्रकार जिम्मेदार होते हैं? सबसे पहले हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य की चर्चा करेंगे। मनुष्यों में क्या होता है? 1891 में हेंटिंग ने कुछ कीटों में स्पर्मेटोजेनेसिस का अध्ययन किया था और पाया कि उससे 50% जो स्पर्म्स हैं उसके न्यूक्लियस में कुछ खास संरचना है, जबकि बाकी के जो 50% है वह खास संरचना नहीं है। उस समय हेंटिंग साहब उसको स्पष्ट नहीं कर सके, बता नहीं सके एक्चुअली है क्या, लेकिन क्योंकि बता नहीं सके इसलिए हमारे भी सामान्यता ये होता है जिसको हम नहीं जानते उसको हम एक्स नाम दे देते हैं। जैसे मैथमेटिक्स के सवाल में भी जिसको हमें नहीं आता तो माना कि एक्स, बस इसी तरह उन्होंने उसका नाम दे दिया एक्स बॉडी। यहीं से एक्स शब्द की शुरुआत हुई। हेंटिंग साहब ने 1819 में ही उसको एक्स नाम दे दिया था, एक्स नाम वहीं से चला है। तो गुणसूत्रों में आप ध्यान दें मनुष्यों में क्या स्थिति है। शरीर की प्रत्येक कोशिका में, जिसको हम कायिक कोशिका कहते हैं, काय का अर्थ होता है शरीर, काय का क्या अर्थ होता है? शरीर। तो शरीर की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, अर्थात 23 जोड़े होते हैं। ठीक, अब 23 जोड़े में क्या है कि स्त्री में जो 44 गुणसूत्र हैं यानी कि 22 जोड़े, इनको ऑटोसोम्स कहा जाता है और 23वां जोड़ा जो है वो एक्स और एक्स यानी कि दोनों समान होते हैं, इनको होमोगैमेटी कहा जाता है, दोनों एक्स और एक्स गुणसूत्र। लेकिन पुरुषों में क्या है? पुरुषों में 44 ऑटोसोम्स होते हैं, लेकिन 43वां जोड़ा एक्स के साथ साथ एक आकार में छोटा दूसरा गुणसूत्र होता है जिसको नाम दिया गया वाई। क्योंकि ये एक्स जैसा नहीं होता तो इसको क्या नाम दिया गया? वाई। वाई का अर्थ क्या है? जितने भी बॉयज हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, यू, वाई मीन्स यू, वाई यू, तो ये वाई आ रहा है इसके लिए बॉयज। तो बॉयज इस बात को समझें कि उनमें जो गुणसूत्र पाया जाता है वो एक्स के साथ क्या है? वाई भी है, यहीं से स्पष्ट समझ। ठीक, तो ये वाई गुणसूत्र भिन्न होता है। अब स्त्री में 44 ऑटोसोम्स, पुरुष में 44 ऑटोसोम्स, यानी ये दोनों बिल्कुल समान है, कोई भिन्नता नहीं है। भिन्नता किसके कारण है? वो है 23वें जोड़े के कारण। 23वां जोड़ा में क्या है? स्त्री में एक्स एक्स यानी कि दोनों समान प्रकार के गुणसूत्र हैं, जबकि पुरुष में एक्स और उसके साथ वाई भिन्न प्रकार के गुणसूत्र हैं। अब देखिए, जब इस स्त्री और पुरुष के बीच में संबंध होता है तो होने वाली संतान यानी कि बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, इसी पर आप चर्चा कर सकते हैं। स्त्री में हम जानते हैं कि एक्स एक्स गुणसूत्र होता है और पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। एक्स एक्स दोनों समान है इसलिए उसको होमोगैमेटी कहते हैं। होमो का अर्थ होता है समान प्रकार की गैमीट बनाते हैं, यानी कि इनके जितने भी गैमीट्स बनेंगे, ओवम बनेंगे, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ oogenesis, वो सारे के सारे ओवम में एक्स गुणसूत्र होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो पुरुष में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, जेनेसिस का अर्थ होता है निर्माण, स्पर्म का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का निर्माण oogenesis। तो पुरुष में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और हेटेरोगैमेटिक होने के कारण इसमें दो प्रकार के शुक्राणु होते हैं। आधे शुक्राणु ऐसे होंगे जिसमें एक्स गुणसूत्र होंगे और आधे शुक्राणु ऐसे होंगे जिनमें वाई गुणसूत्र होंगे। अब यह भविष्य तय करेगा कि होने वाली संतान कैसी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पुरुष के कौन से गुणसूत्र का स्पर्म इसके एक्स गुणसूत्र से मिलता है।
अगर इसके X से X गुणसूत्र का स्पर्म यानी शुक्राणु मिलता है तो होने वाली संतान क्या होगी? गर्भ। लेकिन अगर इसके X गुणसूत्र से इसका Y गुणसूत्र मिलता है तो होने वाली संतान बेबी बॉय होगा। तो इस तरह से हम मनुष्यों में यह निश्चित हो गया, इस बात से बिल्कुल निश्चित हो गया कि होने वाली संतान के लिए स्त्री जिम्मेदार नहीं है, पुरुष का वायु गुणसूत्र जिम्मेदार है। ये निश्चित हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से ड्रोसोफिला जो कि एक इंसेक्ट है, एक मक्खी है, उसमें भी सेक्स डिटरमिनेशन होता है। ड्रोसोफिला में बिल्कुल मनुष्यों की जैसा। अब बात करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन इन बर्ड्स, पक्षियों में कैसे होता है। तो पक्षियों में मनुष्यों का ठीक उल्टा होता है। बस इतना ध्यान रखिए, अगर हमने मनुष्य का याद रखा है तो उसका ठीक उल्टा पक्षियों में होता है, ये आपको याद रखना है। कैसे? यहाँ पर देखिए, स्त्री यानी कि फीमेल में होमोगैमेटिक होता है, जबकि यहाँ फीमेल यानी कि मुर्गी में हेटेरोगैमेटिक, जेड के साथ डब्ल्यू है। और यहाँ पुरुष में, मनुष्यों में, मेल में ये हेटेरोगैमेटिक है, जबकि बर्ड्स में, मुर्गा में यानी कि मेल में ये होमोगैमेटिक है। तो यहाँ पर जेड जेड और जेड डब्ल्यू नाम क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि एक्स और वाई के बाद कौन सा अल्फाबेट बचता है? वो है जेड। तो एक्स वाई यहाँ पर हो गए, तो उसके बाद का अल्फाबेट आता है जेड, इसलिए नाम दिया गया जेड। तो अब यहाँ पर ठीक उल्टा, पुरुष यहाँ पर हेटेरोगैमेटिक है, जबकि मुर्गा होमोगैमेटिक है, जेड जेड है। अब इस जेड के साथ डब्ल्यू क्यों? डब्ल्यू मतलब विदाउट जेड, बिना जेड के दूसरे। तो एक जेड है लेकिन उसके साथ ये दूसरे प्रकार का गुणसूत्र है जिसको डब्ल्यू नाम दिया गया, यानी कि विदाउट जेड। हम इस तरह इसको समझ सकते हैं। अब तीसरा जो एक खास सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो है हनी बीज। हनी बीज यानी कि मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी। हम जानते हैं कि कॉलोनी बना के रहते हैं, शहद और मोम का उत्पादन करते हैं, प्राकृतिक रूप से हमको ये मिलता है। इसमें प्रायः जो मेडिकल के कंपटीशंस होते हैं उसमें भी पूछा जाता है, और बोर्ड परीक्षा में शायद ही कोई ऐसी परीक्षा होती है जिसमें इससे संबंधित प्रश्न न आता है। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी बच्चों के लिए। जो 12th के विद्यार्थी हैं उसको खास तौर से इसको बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो इसमें सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बीज, इनमें कैसे होता है, मधुमक्खी में कैसे होता है, बड़ी खास बात है। देखिए, मधुमक्खियाँ दो तरह की आनुवंशिकता के आधार, मेल और फीमेल। मेल में गुणसूत्रों की संख्या आधी अर्थात 16 होता है। फीमेल में गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड यानी कि 32 होती है। अब फीमेल दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी? कुछ तो फर्टाइल होती हैं और कुछ तो नॉन फर्टाइल होती हैं। यानी कि पूरे छत्ते में एक मधुमक्खी ऐसी होती है जो कि क्वीन होती है, रानी होती है, फर्टाइल होती है। बाकी सारी जो श्रमिक मक्खियाँ हैं, ध्यान रहे ये श्रमिक मक्खियाँ ये नॉन फर्टाइल होती हैं, लेकिन दोनों की दोनों डिप्लॉयड होती हैं। उनमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है, 32 होती है। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि फीमेल दोनों होती हैं, लेकिन जो फर्टाइल होती है उसको क्वीन कहते हैं, और जो नॉन फर्टाइल होती है वे सारी वर्कर्स होती हैं। ये वर्कर्स कई वैरायटी हैं इसके। कुछ सैनिक होती हैं जो छत्ते की रक्षा करती हैं, कुछ पराग लेके आती हैं, कुछ फैनिंग करती है, कुछ साफ सफाई नर्सिंग करती है, कुछ अंडों को फीडिंग कराती है, खिलाती है।
बहुत सारी उनकी कैटेगरीज होती हैं और एक सोशल इंसेक्ट इनको कहा जाता है। एक बहुत ही अच्छे समाज के रूप में ये मधुमक्खियाँ अपने छत्ते में रहती हैं, कुछ छत्तों का निर्माण करती हैं, सबके काम अलग अलग है। तो आप ध्यान दें कि अगर दोनों डिप्लॉयड हैं और दोनों फीमेल हैं तो क्या कारण है कि ये क्वीन हो गई और बाकी सारे वर्कर हो गए। कुछ सालों बाद, जैसे क्वीन का जीवन आमतौर पर थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन 4-6 साल बाद मान लीजिए क्वीन बीमार पड़ी किन्हीं कारणों से और उसका एकमात्र कार्य है अंडे देना, सिर्फ एक काम। आकार में सबसे बड़ी होती है, इकलौती होती है छत्ते में और उसका काम है अंडे देना। लेकिन उसकी भी जब आयु समाप्त होगी तो जाहिर है कि छत्ता चलता रहे, वंशज आगे चलते रहे, तो फिर दूसरी रानी मक्खी का जन्म होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि रानी मक्खी कैसे बनती है? यह भी डिप्लॉयड है, यह भी डिप्लॉयड है, यह भी फीमेल है, यह भी फीमेल है। तो बच्चों, जिस डिप्लॉयड अंडे को रॉयल जेली खिलाई जाती है, ध्यान देना, जिस डिप्लॉयड अंडे को रॉयल जेली खिलाई जाती है वही डिप्लॉयड अंडा आगे चल के क्वीन बनता है, रानी बनती है। और यह जो रॉयल जेली है ये काफ़ी प्रोटीन रिच होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है। तो जिसको ये खिलाया जाता है, मधुमक्खियाँ अपने हाइपोफेरिंग्स में जमा करके ये रॉयल जेली उन अंडों को खिलाती है जिनका आगे चल के विकास होता है रानी मक्खी के रूप में। तो जिनको रॉयल जेली खिलाई जाती है वही फर्टाइल या रानी मक्खी बनती है। बाकी जो वर्कर्स होते हैं उनको सामान्य मधु या पराग या ये चीज़ें खिलाई जाती हैं, लेकिन उनको रॉयल जेली खाने को नहीं मिलती, इसलिए उनका वर्कर्स के रूप में विकास होता है। मतलब आहार के कारण उनके विकास पर असर पड़ता है, ये खास बात है। अब आगे देखते हैं कि इनका जन्म, अगर ये सभी डिप्लॉयड है और ये हप्लॉयड है, तो आगे की इनकी संतति कैसे बनती है। तो देखें, हनी भी फीमेल जो कि डिप्लॉयड है, मेल जो कि हैप्लॉयड है, इन्हीं से विकास होता है। फीमेल से माइटोसिस के द्वारा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो अंडे बनते हैं वो हैप्लॉयड अंडे बनते हैं। यहाँ पर हैप्लॉयड एम और एन ये अंडे बने, लेकिन जो मेल है ये चूंकि स्वयं हैप्लॉयड होता है, इनमें मियोसिस नहीं होता, इनमें माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये एन है और इनसे एन का ही निर्माण होता है। तो इनसे ये स्पर्म जो बने वे सारे के सारे हैप्लॉयड बने। ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, समसूत्री विभाजन से ये बने। लेकिन जो फीमेल हनी बीज है जो कि डिप्लॉयड है, इनमें मियोसिस क्रिया होती है और अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसके फलस्वरूप बनने वाले अंडे ये हैप्लॉयड होते हैं। ये खास बात है। अब देखें, इन हैप्लॉयड अंडों में ये और ये, अब ये हैप्लॉयड अंडा अगर इस मेल के स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करता है, फर्टिलाइज होता है, तो जो बनने वाली आगे का जाइगोट है ये डिप्लॉयड होगा। क्या होगा? डिप्लॉयड होगा, 2n होगा। और इस 2n से इस फीमेल का विकास, हमेशा फीमेल जो होती है 2n होती है, तो ये क्या होगी? फीमेल होगी, फीमेल। अब इस फीमेल से आगे किसका विकास होगा? क्वीन का होगा या वर्कर का, वो बात की बात है, लेकिन ये 2n नहीं, ये फीमेल होगा। दूसरी तरफ ध्यान रखिए, ये जो हैप्लॉयड अंडा है N, इससे सीधे मेल का विकास होता है। इस हैप्लॉयड अंडे N से सीधे मेल का विकास होता है, यानी कि ड्रोन का विकास होता है। इस प्रक्रिया को जो बिना निषेचन के ही अंडे से वयस्क का निर्माण होता है, इसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये मेल का विकास हुआ। अब इस मेल पर जरा सा ध्यान दें। ये जो मेल है इसकी माँ तो है, ये माँ है ना, इस अंडे से
माँ तो है लेकिन इसका पिता नहीं है। ध्यान रखें, इस मेल की माँ तो है, इस ड्रोन की माँ है, लेकिन पिता नहीं है। अब माँ है तो माँ डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड है इसको दो जगह से अगर मिले हैं हाफ ऑप्शन क्रोमोसोम, 16 पिता से 16 माँ से, तभी तो ये बनी। तो इसके बनने में दो आया है, एक मेल और फीमेल आया है, जो फीमेल आया और मेल आया, उसके अंडे से आया। तो इसके पिता तो नहीं है लेकिन दादा है, ग्रैंडफादर है। इस मेल के ग्रैंडफादर तो है, या उल्टा कहे कि इनके ग्रैंडफादर के नाती तो है, लेकिन बीच में ना तो उनके पिता है ना तो उनके, यानी कि सीधे नाती और दादा का संबंध होता है हनी बीज में। पिता होते ही नाती और दादा, एक पीढ़ी के बाद। अब मैं इसको फिर से क्लियर कर दूं, यहाँ पर ये मेल का विकास हुआ इस मेल फीमेल से, लेकिन चूंकि यह हैप्लॉइड है इसलिए हैप्लॉइड अंडे से ही इसका विकास हुआ। ये कहीं से फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं हुआ, इससे कहीं जुड़ा नहीं, इसलिए इसके पिता नहीं, ये पिता नहीं है, लेकिन इसकी माता है। तो माता चूंकि डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड का मतलब एक सेट इसको फीमेल से मिला, एक मेल से मिला, तो जो ये मेल है वो इसके एक पीढ़ी आगे के, यानी कि इनके दादा, इनके ये दादा ग्रैंडफादर, और हम कह सकते हैं कि इनके ये नाती है, ग्रैंडसन है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हनी बीज में मेल के विकास में पार्थिनोजेनेसिस क्रिया होती है। अब एक बात जो और बड़ी कॉमन है और पूछी भी जाती है, ये है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये कैसे होता है? क्योंकि एक्स और वाई गुणसूत्रों से ही बहुत सारी बीमारियां संबंधित होती हैं, तो इनकी वंशागति कैसे होती है, इस बात को आइए हम समझते हैं। एक्स गुणसूत्र वाई गुणसूत्र से थोड़ा सा बड़ा होता है। आप ध्यान दें कि ये एक्स गुणसूत्र है, थोड़ा सा आकार में बड़ा है, और ये वाई गुणसूत्र है, ये आकार में थोड़ा सा छोटा है। ध्यान दें कि कुछ जीन्स ये केवल वाई पर होते हैं, एक्स पर नहीं, यानी कि इनकी वंशागति केवल और केवल वाई गुणसूत्र से होती है, एक्स गुणसूत्र पर वे जीन पाए ही नहीं जाते। जिससे हाइपोट्राइकोसिस ऑफ ईयर, ये कान के ऊपर जो बाल होते हैं, शायद हमारे जो बाल आपको दिख रहे होंगे, ये इसको हॉलैंड्रिक जीन कहा जाता है। ये केवल पिता से प्राप्त होते हैं, वाई जीन से ही प्राप्त होते हैं, इसको हॉलैंड्रिक जीन कहा जाता है, हाइपोट्राइकोसिस ऑफ ईयर ये कहा जाता है। कुछ जीन्स एक्स और वाई दोनों पर होते हैं, तो इनकी वंशागति चूंकि एक्स पर भी उसके जीन है, वाई पर भी है, तो इनकी वंशागति ऑटोसोम्स जैसी होती है, बिल्कुल जैसे ऑटोसोम्स में मेंडलीय नियमों के अनुसार इनकी वंशागति होती है। इसी प्रकार जीन्स का ये हिस्सा जो एक्स गुणसूत्र का है, इसके जीन्स केवल एक्स पर होते हैं, वाई पर नहीं होते, केवल एक्स पर होते हैं, वाई पर नहीं होते हैं। तो इनकी वंशागति एक्स गुणसूत्र के अनुसार होती है, केवल जीन ही होते हैं। तो इसमें देखिए दो कंडीशंस होती हैं। मेल में दो कंडीशंस हैं, एक्स और वाई और एक्स और वाई। अगर एक्स गुणसूत्र रिसेसिव है, रिसेसिव एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, यानी कि अप्रबल जीन के कारण जो वंशागति है, इससे दो बीमारियां हैं, वर्णांधता और हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, दो बीमारियां इसके अंतर्गत आती हैं। तो अगर इसमें इस मेल में एक्स रिसेसिव है तो यह रोगग्रस्त होगा, और अगर नहीं है तो सामान्य होगा। लेकिन फीमेल में क्या है? फीमेल में तीन कंडीशंस होती हैं। फीमेल में तीन कंडीशंस होती हैं।
चूँकि दोनों गुणसूत्र XX होते हैं तो इनके इंटरेक्शन का असर होता है। अगर इस XX में एक पर रिसेसिव जीन है, अप्रभावी जीन है, तो ये पहले यानी कि वाहक, उस रोग की वाहक, यानी कि रोग तो इस वजह से नहीं करेगा क्योंकि इस डोमिनेंट जीन के कारण इसका असर दब जाएगा। ये रोग की वाहक। ये कब रोगग्रस्त होगी? जब इसके दोनों X जीन रिसेसिव अप्रभावी, तभी वह फीमेल रोग कारक होगी, रोगी होगी। और अगर दोनों में डोमिनेंट जीन से रिसेसिव किसी में नहीं है तो वह सामान्य महिला होगी। इस प्रकार ये तो रिसेसिव जीन से है। इसी तरह अगर डोमिनेंट जीन से X पर तो उसका भी असर होता है। जो डिफेक्टिव इनेमल होता है, हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ जिसको हम इनेमल कहते हैं, हमारे दांतों पर पाया जाता है। उस डिफेक्टिव इनेमल का कारण ये डोमिनेंट जीन्स होता है जो X गुणसूत्र पर पाया जाता है। अगर दोनों डोमिनेंट है तो वो उस महिला का जो इनेमल है वो डिफेक्टिव होगा। हमें उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इसको आप बार बार दोहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।